रात के 8 बज रहे थे। रमा जी बार बार दरवाजे की तरफ निहारी जा रही थी और अब कब 8 से 9 और 9 से 10 बज गए पता ही नहीं चला। एक एक मिनट रमा जी के लिए भारी हो रहा था। पर अब तक बेटी तन्वी का कोई अता पता नहीं था। उन्होंने कई बार फ़ोन भी करने की कोशिश की पर उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। बाहर आंधी तूफान के साथ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ये देख रमा जी की चिंता और बढ़ गई। हे भगवान, कहाँ रह गई मेरी बच्ची, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। सोचते ही मन तरह तरह की आशंकाओं से भर गया। उसने तुरंत जाकर ईश्वर के आगे हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, उसे सही सलामत घर पहुंचा देना। प्रार्थना करते करते उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। तन्वी डॉक्टर थी और गुड़गांव के एक बड़े हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। यूं तो हर रोज़ लगभग 9 बजे के आसपास घर आ जाया करती थी, परंतु आज रविवार है और आज के दिन वह गरीब बस्ती में फ्री में इलाज करने जाती थी। वह अपना काम निपटाकर 8 बजे तक घर आ जाती थी, पर आज पता नहीं अब तक क्यों नहीं आई। अगर कभी देर हो जाती थी तो फ़ोन कर बता देती थी कि आने में समय लगेगा, पर आज तो ना उसने कुछ कहा और ना ही कोई फ़ोन आया। रमा जी पूजा रूम में से निकलकर एक बार फिर खिड़की से बाहर झांकने लगी, परंतु बाहर तेज बारिश की वजह से कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रमा जी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उन्होंने एक बार फिर से तन्वी को फ़ोन लगाया, पर इस बार भी नहीं लगा। तब उन्होंने खुद को तसल्ली दी, आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हो सकता है इसी वजह से कहीं अटक गई होगी। फिर भी इतना समय कहाँ लग गया, सोचकर उनकी धड़कनें तेज हो गईं। बुरे ख्याल मन से जा ही नहीं रहे थे। वह ध्यान बटाने के लिए कमरे से उधर कमरे को नापने लगी। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोला तो सामने तन्वी थी। माँ कुछ बोलती उससे पहले ही तन्वी ने तुरंत उन्हें गले से लगा लिया। माँ की बढ़ी हुई धड़कनें, उनकी घबराहट देखकर तन्वी को समझते देर नहीं लगी। तन्वी ने माँ से अलग होते हुए कहा, आप क्यों इतना घबरा रही हैं? मैं ठीक हूँ। बोलते हुए तन्वी अंदर आई और सोफे पर अपना बैग रख दिया। कहाँ रह गई थी अब तक, इतनी देर क्यों हुई? रमा जी ने जरा गुस्से से पूछा। तन्वी अभी कुछ बोलती उससे पहले ही रमा जी ने एक बार फिर कहा, देखो मैं फिर कहती हूँ, अब रविवार को काम करना बंद कर दो, घर पर ही रहो मेरे साथ, मेरे लिए भी थोड़ा समय निकालो, मैं भी अकेले परेशान हो जाती हूँ। माँ आप इतना क्यों नाराज़ हो रही हैं? आज देर हो गई पर किस लिए हुई ये भी तो सुनो। और मैं ये काम क्यों छोड़ दूँ? आप जानती हैं ना मुझे अच्छा लगता है बस्ती में जाना, उन्हें देखना, इससे मुझे कितना सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। हाँ जानती हूँ, पर अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ छोड़ दो, लोगों की सेवा करना और ये पुण्य कमाना कुछ नहीं होता। इन सब से बाहर लोगों की सेवा करो और घर में माँ अकेली पड़ी है, ये तुम्हें अच्छा लगता है? मम्मी बस ना, क्यों इतना नाराज़ हो रही हो? अब आगे से ऐसा नहीं होगा और आज भी देर नहीं होती। अगर मैं ऐसे कैसे यकीन करूं कि आगे से देर नहीं होगी? क्यों यकीन करूं तुम पर माँ? जब आप मेरी बात सुनेंगी तो आपको तुरंत यकीन हो जाएगा, फिर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी और आप खुद बोलेंगी, बेटी तू बहुत अच्छा काम कर रही है, और मुझे घर पर बैठने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगी। सुनकर रमा जी चुप रह गई। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बताती हूँ, बोलकर तन्वी फ्रेश होने चली गई। रमा जी को भी बेटी पर पूरा भरोसा था तो वह अब सामान्य रही। तन्वी खाना लगाते हुए, पता है आज शाम को जैसे ही बादल घिरने लगे मैं तुरंत वहाँ से निकल गई। अभी कुछ ही दूर निकली थी कि तेज़ बारिश होने लगी। खाली सड़क पर मैं कार तेज़ी से भगा रही थी, तभी अचानक सामने एक बूढ़ी औरत मेरे कार के सामने आ गई। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वह कार के नीचे आ गई, फिर जब मैंने बाहर आकर देखा तो वह नीचे गिरी थी और बेहोश हो चुकी थी। मैंने उन्हें मोबाइल की लाइट में देखा, उन्हें कहीं चोट तो नहीं आई, पर शायद डर के मारे वह बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर तक जब उन्हें होश नहीं आया तो मैंने तुरंत उसे कार में बिठाया और पास के हॉस्पिटल में ले गई। तो क्या हुआ, होश आया उन्हें? हाँ माँ, उन्हें होश तो आया, पर वो अभी भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जब चोट नहीं लगी तो फिर अचानक ऐसी हालत कैसे हो गई? माँ क्योंकि वह बहुत बुजुर्ग और कमज़ोर हैं, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैंने ही उनका इलाज किया, उनके पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं था। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? माँ ने खाना परोसते हुए पूछा। जो देखा वही बोल रही हूँ माँ, और सच बोल रही हूँ। अब कल जाकर देखती हूँ उनकी तबीयत कैसी है। अगर सुधार नहीं हुआ तो उन्हें लेकर अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर दूंगी। ठीक है बेटी, और हाँ उनसे पूछ लेना कौन है, कहाँ रहती हैं, फिर उन्हें सही सलामत घर भी छोड़ देना। ठीक है माँ, उन्हें सही सलामत उनके घर पहुँचा दूंगी।
तन्वी ने एक खाने का कौर अपने मुंह में लेते हुए कहा। एक पल के लिए चुप्पी छा गई। दोनों माँ बेटी चुपचाप खाना खाने लगीं। खाते खाते रमा जी कुछ सोच रही थी। क्या हुआ माँ, आप कहाँ गुम हो गई? सोच रही हूँ आखिर कौन होगी वह महिला जो इतनी बारिश में सड़क पर घूम रही थी, और सबसे बड़ी बात यह कि कई दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना नहीं था। कौन है वो, कहाँ से आई होगी? तू डॉक्टर है या माइंड रीडर? यूँ तो मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, लेकिन आपके केस में मैं दोनों हूँ। हर चीज़ आप बहुत ज़्यादा सोचने लगती हो, इसलिए आपको कुछ बताने का मन नहीं करता। अब कल उन्हें होश आ जाएगा तो पूछ लूँगी, और जहाँ उनका ठिकाना होगा वहाँ पहुँचा भी दूँगी। अब शांत रहिए। माँ फिर कुछ बोलने लगी, तब तन्वी ने चुप करा दिया। बस माँ, अब टॉपिक चेंज करते हैं। अभी अभी आपने कहा कि हम दोनों को साथ में थोड़ा समय बिताना चाहिए, और अभी आप एक ही बात को पकड़कर बैठी हैं। इतनी रात गए आई हूँ, आपने एक बार भी मेरे या मेरे काम के बारे में नहीं पूछा। कैसा रहा मेरा दिन, कैसे थे आज के पेशेंट? अरे मेरी बच्ची, वह सब तो मैं तुमसे रोज़ बातें करती हूँ, और ये तो रोज़ की टॉपिक, लेकिन आज तुमने जो कुछ कहा वह अलग और सोचने वाली बात है। बस इसलिए सोचने लगी। ठीक है, अब आप ज़्यादा मत सोचो। बारिश बहुत हो रही है, आपको सर्दी ज़ुकाम बहुत जल्दी लगती है, तो मैं हल्दी वाला दूध बनाती हूँ, हम दोनों साथ में पियेंगे। बेटी, तू जानती है ना मुझे हल्दी वाला दूध पसंद नहीं, तो तू पी लेना, मैं सादा दूध ही पी लेती हूँ। माँ, आपने जितनी देर में ये सब कहा उतनी देर के लिए मैं बहरी हो गई थी, तो मैंने कुछ नहीं सुना। हाँ, इससे पहले मैंने क्या कहा वह मुझे बराबर याद है। तो मैंने जो कहा आप करेंगी। तू मेरी बेटी है, तुम्हें मेरी बातें माननी चाहिए, पर हर वक्त अपना रूल चलाती है मेरे ऊपर, और मुझे तुम्हारी बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। माँ तो माननी पड़ेगी। दोनों माँ बेटी बहस कर रही थी कि तभी तन्वी का फ़ोन बजा। लो बात करो, आ गया आपकी लाडली बेटी का फ़ोन। अब मुझसे ज़्यादा अपनी बड़ी बेटी से नसीहतें सुनो। अरे पहले ही तू बड़बड़ करने लगी, फ़ोन तो उठा। हाँ बोलो। अरे मैं क्या बोल रही हूँ बहन सोनिया, अभी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही तन्वी ने कहा, यही कि बारिश बहुत हो रही है, माँ को जल्दी सर्दी लगती है, उनका ख्याल रखना, हल्दी दूध देती रहना, दवाई समय पर देना, वरना अपने मन से कभी नहीं लेंगी। नहीं, यही बोलने वाली थी ना आप? बहन हंसने लगी। अरे मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मेरी बहन डॉक्टर है, उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। दी, मैं तो सोच रही हूँ कुछ मेडिसिन आपके लिए भी लिख दूँ। कौन सी मेडिसिन और किस लिए? बहन मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ। अरे दी, याददाश्त बढ़ाने वाली, दिन पर दिन आपकी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है ना, इसलिए। अच्छा, तो तुम मुझे भुलक्कड़ बोल रही हो? शुक्र है बहन कि तू सामने नहीं है, नहीं तो अच्छी खासी पिट जाती, वैसे ही जैसे बचपन में पीट देती थी, उससे भी खतरनाक। चलो चुप करो, अब मैं वह छोटी बच्ची नहीं रही कि आपसे पिट जाऊंगी। बोलकर दोनों बहनें हंसने लगी। अच्छा लो माँ से बात करो। हाँ बोलो बेटा, रमा जी ने कहा। माँ अपना ख्याल रखिएगा। अरे मैं ठीक हूँ बेटा, और तेरी बहन जो है मुझे कुछ होने देगी? तू बता कैसी है, घर में सब कैसे हैं, बच्चे दामाद जी? हाँ माँ, सब ठीक है, और आपको भी ठीक रहना ही होगा। आपके अलावा और हम दोनों बहनों का इस दुनिया में है ही कौन? अरे मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है, अभी देर रात हो गई है, फ़ोन रखो। तन्वी को कल सुबह हॉस्पिटल भी जाना है। हाँ माँ, बोलकर दोनों ने फ़ोन रख दिया। इधर तन्वी तब तक 2 गिलास हल्दी वाला दूध बनाकर ले आई। एक खुद लिया और एक माँ की तरफ बढ़ा दिया। दोनों ने दूध पीते हुए 5-10 मिनट टीवी देखा, फिर अपने कमरे में सोने चली गईं। सोते सोते रमा जी ने एक बार फिर कहा, बेटी कल जैसे ही बूढ़ी अम्मा को होश आए तो उनका नाम पता पूछना। मैं तो कहती हूँ कल मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, देख लूँगी उन्हें। माँ, मुझे लगता है आपको बताकर मैंने गलती कर दी। मुझे समझ नहीं आता आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हो। अरे मैंने कहा ना, जैसे उनको होश आएगा मैं उनसे पूछकर वहाँ उनको सही सलामत छोड़ दूँगी। आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा क्या? माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। माँ, अगर ऐसा रहता तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती ही नहीं। अब चुपचाप सो जाओ, पूरी दुनिया के बारे में सोचने के लिए यही बैठी हैं। अब की बार तन्वी ने थोड़े गुस्से से कहा तो रमा जी कंबल ओढ़कर चुपचाप सो गई। बाहर अभी भी खूब तेज बारिश हो रही थी। तन्वी अपने फ़ोन में व्यस्त हो गई। इधर रमा जी कंबल के नीचे सोने की कोशिश तो कर रही थी, पर दिमाग में वह बूढ़ी अम्मा ही घूम रही थी। और सबसे बड़ी बात कि उनके दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी कि पिछले कई दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था। ये बात उन्हें बार बार कचोट रही थी। हे भगवान, वो जो भी है उसे अपने परिवार से, अपनों से मिला देना। रमा जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए नींद के आगोश में समा गईं। अगली सुबह तन्वी ज़रा जल्दी उठकर तैयार हो गई। वह घर से अस्पताल के लिए
निकलने लगी कि एक बार फिर रमा जी बोलने को हुई, परंतु उससे पहले ही तन्वी ने कहा, माँ मुझे सब याद है, और हाँ, पहले मैं उन अम्मा से मिलने हॉस्पिटल जाऊंगी, उसके बाद ही काम पर जाऊंगी। बेटा मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं माँ, हॉस्पिटल क्यों जाओगी, ज़रूरत क्या है आपको? आपकी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। अगर आपको उनसे मिलना ही है तो एक बार वह ठीक होकर घर चली जाती हैं, फिर मैं आपको उनके घर ले जाकर मिलवा दूंगी। बस अब खुश? हाँ ठीक यही रहेगा, मैं उनके घर जाकर ही मिल लूँगी, माँ ने अब थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद तन्वी घर से निकल गई और कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए विदा हो गई। लेकिन अभी भी वह वृद्ध महिला अच्छी तरह से बोल नहीं पा रही थी। अम्मा अब कैसा लग रहा है? अम्मा ने हाथ से इशारा किया कि अब अच्छा लग रहा है, ठीक हूँ। तब उन्हें उठाकर बिठाते हुए हल्का नाश्ता और जूस दिया। माफ़ कीजिए अम्मा, कल रात आप मेरी कार के सामने गिर गई थी। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं आपको देख नहीं सकी, पर इतनी तेज़ बारिश में आप सड़क पर अकेली कहाँ भागी जा रही थी? अम्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया। आपको पता है, कल रात मैं ही आपको यहाँ पर लेकर आई थी। मुझे लगता है आप काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं और घर जा सकती हैं। तो बताइए आपका घर कहाँ है? मैं छोड़ देती हूँ। और हाँ, कुछ दवाइयाँ मैं दे रही हूँ, आप लेते रहिएगा, कमज़ोरी दूर हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगी, तन्वी ने कहा। तो अम्मा की आंखों में आंसू आने लगा, जिसे उन्होंने बहने से पहले रोक लिया। अम्मा अब आप ठीक हो गई हैं, आपको कहीं चोट नहीं आई है? मुझे लगता है कमज़ोरी और डर की वजह से आप बेहोश हो गई थी। एक बात और, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? आपने पिछले कुछ दिनों से खाना क्यों नहीं खाया? अब इस उम्र में कौन सा उपवास कर रही हैं? अम्मा ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। अम्मा नहीं बोलोगी? इन्हें लगता है मैं उनका उपवास तोड़वा न दूं, इसलिए तो औरत होकर भी मुझे औरतों की हरकतें आदतें पसंद नहीं आती। ये औरतें अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर सबके लिए व्रत उपवास करेंगी, सबके बारे में सोचेंगी, पर अपने बारे में सोचने के लिए इनके पास समय नहीं है। देखो तो इनका पैर कब्र में लटक रहा है, लेकिन नहीं, उपवास जरूर करेंगी। और पूछ रही हूँ तो बोल भी नहीं रही हैं। मन ही मन बोलकर तन्वी दाएं बाएं सिर हिलाकर रह गई। तन्वी ने एक बार फिर पूछा, अच्छा आपका घर कहाँ है? कहाँ रहती हैं आप? आपके घर में कोई है तो बताइए, मैं उन्हें फ़ोन करके बुला देती हूँ। तन्वी की बात सुनकर इस बार अम्मा के सब्र का बांध टूट गया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या हुआ अम्मा, क्यों रो रही हो? मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा? अब की बार अम्मा ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। तो फिर जल्दी बताओ आप कहाँ रहती हैं? अम्मा ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, मंदिर। क्या मंदिर? मंदिर के पास रहती हैं आप? पर कहाँ और किस मंदिर के पास? यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। अच्छा ठीक है, अब उठिए और चलिए मेरे साथ। फिर तन्वी ने अम्मा का हाथ पकड़कर अपनी कार में बिठाया और चल पड़ी उनके बताए रास्ते की तरफ। कुछ देर तक चलने के बाद वह मंदिर आ गया। तब अम्मा ने एक तरफ उतारने के लिए इशारा किया तो तन्वी ने उतार दिया। हाँ बताओ अम्मा, अभी यहाँ से किस गली में घर है आपका? मैं वहाँ छोड़ देती हूँ, मैं चली जाऊँगी। बेटा अम्मा, क्या आप मुझे मार खिलाना चाहती हो अपने घर वालों से? अगर आप फिर गिर गई तो तब तो सच में आपके घर वाले मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। चलिए जल्दी बताइए आप कहाँ रहती हैं, मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब की बार अम्मा ने बहाना बना दिया कि यहीं मंदिर में कुछ देर बैठूंगी, फिर घर जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी मेरी बच्ची, तुम अपने काम पर जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। देर तो सच में हो रही थी तन्वी को। उसने अम्मा को मंदिर के प्रांगण में बिठा दिया और कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। रास्ते में जाते जाते उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया, ये बताने के लिए कि अम्मा ठीक है और वो सही सलामत अपने घर पहुँच गई हैं। सुनकर रमा जी भी खुश हो गई। करीब 2-3 दिन बाद तन्वी फिर उसी रास्ते से गुजरी कि अम्मा इस मंदिर में रहती हैं तो शायद उनसे मुलाकात हो जाए। एक बार देखती हूँ तबीयत कैसी है उनकी। वह मंदिर के पास जैसे ही रुकी तो अम्मा की नज़र उस पर गई तो वह छुपने की कोशिश करने लगी। तभी अम्मा का पैर फिसला और वो जोर से गिर गई। मुंह से आह निकल गई। मंदिर के पुजारी भागकर उन्हें उठाने आए। तब तक तन्वी भी पहुंच गई। क्या हुआ अम्मा, कैसे गिर गई? और जब आपसे नहीं होती है ये पूजा तो क्यों आती हो मंदिर में, घर में क्यों नहीं बैठती? भगवान का नाम और पूजा घर में बैठकर भी लिया जा सकता है, जरूरी नहीं मंदिर में ही आकर पूजा करना। घर कहाँ है, जाएंगी रहेगा तब ना? ये मंदिर ही उनका घर है, यहीं रहती हैं, पुजारी ने कहा। तो तन्वी शौक हो गई और अम्मा शर्म के मारे इधर उधर देखने लगी। अब तन्वी को एहसास हुआ कि अस्पताल में कोई क्यों नहीं आया, ना ही किसी ने खोज खबर ली। अब तन्वी को उनके बारे में जानने की उत्सुकता होने लगी।
लेकिन पंडित जी, इनका कोई ना कोई तो ठिकाना तो होगा था, पर अब नहीं है। उनके बेटे बहू विदेश में रहते हैं और जो घर में रहते हैं वह इन्हें रखने को तैयार नहीं। पिछले कुछ दिनों से यहीं रहती हैं। मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है वही खाती हैं और यहीं रात को सो जाती हैं। बेटा, मैं इसके आगे और कुछ नहीं जानता। अब जो पूछना है अम्मा से ही पूछ लो। सुनकर तन्वी काफ़ी गंभीर हो गई। अब तन्वी को अम्मा से हमदर्दी होने लगी, पर वहाँ उनके सामने जाहिर नहीं होने दिया। वह उनके पास से हट गई और सोचने लगी, क्या ये सच है? शायद सच में कोई नहीं है, नहीं तो अब तक कोई ना कोई ज़रूर आया होता। क्या करूँ मैं? इन्हें लेकर अपने घर चली जाऊँ? एक बार माँ से पूछती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। परंतु फ़ोन माँ ने नहीं उठाया। तब तन्वी ने बिना कुछ सोचे समझे अम्मा का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर अपने घर के लिए विदा हो गई। रास्ते में अम्मा तन्वी को कृतज्ञ नज़रों से देख रही थी। क्या हुआ अम्मा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सुनकर अम्मा भावुक होते हुए बोली, खूब खुश रहो मेरी बच्ची, खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। बोलकर अम्मा ने उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया, जिससे तन्वी को एक अपनेपन का एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो कोई खास और गहरा रिश्ता हो। तन्वी का मन हो रहा था अम्मा से पूछो उनके परिवार वालों के बारे में, लेकिन नहीं पूछा, कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। बेटा, मुझे देखकर कहीं तुम्हारे घर वाले परेशान हो गए तो? अम्मा ने कहा, वे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आप चिंता मत करो। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मेरा नाम तन्वी है और घर में बस मैं और मेरी माँ रहते हैं। 2 बहनें और हैं, उनकी शादी हो चुकी है। भाई नहीं है। नहीं। और पापा? वह बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। और तुम्हारे पैर में क्या हुआ? तुम ठीक से चल नहीं पा रही? चोट लगी है? नहीं, पोलियो है। माँ कहती है मैं जब बहुत छोटी थी तभी मुझे पोलियो हो गया। भगवान बिना अच्छे लोगों को ही तकलीफ देते हैं। तन्वी मुस्कुराकर रह गई। अम्मा भी चुप हो गई। क्या हुआ अम्मा, आप क्या सोचने लगी? मतलब तुम्हारी मम्मी ने अकेले तुम तीनों बहनों को पाला और पढ़ाया लिखाया? हाँ अम्मा, तन्वी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहुत हिम्मत वाली जान पड़ती है तुम्हारी माँ। हाँ, वो तो है। कुछ इसी तरह बात करते हुए रास्ता कट गया और तन्वी घर पहुँच गई। अम्मा को लेकर घर पर गई तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। माँ शायद बाहर कहीं कुछ सामान लेने गई होगी। उसने अपने पास रखी चाबी से दरवाज़ा खोला और अम्मा को बेड पर बैठने के लिए कहा। फिर रसोई में जाकर उनके लिए एक गिलास पानी लाई और चाय बनाने लगी। अम्मा ने चाय पीने से इनकार कर दिया तो तन्वी उनके लिए नाश्ता ले आई। अम्मा ने नाश्ता किया और दवाई खाई तो उन्हें नींद आने लगी। तन्वी उन्हें गेस्ट रूम में ले गई और बेड पर सुला दिया। तन्वी ने अस्पताल में फ़ोन कर दिया कि आज ज़रा आने में देर हो जाएगी। कुछ देर में अम्मा सो गई और तन्वी बरामदे में बैठकर माँ के आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद जब रमा जी आई और तन्वी को घर में देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। क्या हुआ बेटा, तुम वापस आ गई? आज हॉस्पिटल नहीं गई? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर क्या हुआ, क्यों वापस आ गई? और आई तो मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? तन्वी ने सारी बातें बता दी और वो ये भी कह दिया कि वह अम्मा को लेकर यहाँ आ गई हैं। सुनकर माँ ने कहा, बेटा यहाँ लेकर आ गई, वो ठीक तो हैं, लेकिन उनके घर में अगर कोई भी होगा तो वह कितना परेशान होंगे। नहीं माँ, कोई नहीं है उनके घर में, अकेली रहती हैं और वह भी मंदिर में। अगर कोई है भी उनके घर में तो अब तक कोई खोज खबर क्यों नहीं ली? ठीक है, कुछ दिन रहने दीजिए यहाँ पर, जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब तक मैं देख लेती हूँ, पता कर लेती हूँ, कोई सच में है तो उनके घर छोड़ दूँगी। क्या कहती हो आप? हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। लेकिन अम्मा कहाँ हैं? वह अभी आराम कर रही हैं। पता है, रास्ते भर बहुत प्यार से बातें करती आई हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा उनके साथ कोई पुराना रिश्ता हो। तुम्हें सबके साथ रिश्ता महसूस होने लगता है क्योंकि तुम अच्छी हो इसलिए, वरना आजकल का समय नहीं है बेटा। लोग अपनों से रिश्ता नहीं रखते और अनजान से तो बहुत दूर की बात है। हाँ, आपका कहना सही है माँ, मैं अभी चलती हूँ। वह उठेंगी तो आप बातचीत कर लेना और कह देना कि मैं शाम को आऊँगी। ठीक है बेटा, तू जा, मैं देख लेती हूँ। तन्वी जब चली गई तो रमा जी ने दरवाज़ा खोलकर धीरे से उन बूढ़ी अम्मा को देखा। वह कंबल ओढ़कर सो रही थी तो उन्होंने जगाना ठीक नहीं समझा और दरवाज़ा बंद कर बाहर आ गई। कुछ देर तक इंतज़ार करने के बाद मन में एक काम करती हूँ, उनके लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बना देती हूँ, मैं भी खा लूँगी और इन्हें भी दे दूँगी। फिर वो रसोई में गई और झटपट खाना बनाने लगी। कुछ देर में खाना बन गया लेकिन अम्मा अभी तक नहीं उठी तो रमा जी ने सोचा जाकर उन्हें उठा देती हूँ, हो सकता है अनजान जगह वह कमरे से बाहर ना निकले। उठेंगी, खाना खाएंगी, फिर उन्हें अच्छा लगेगा, हमारी बातचीत भी हो जाएगी। मन में सोचते हुए वह दरवाज़ा खोलकर अंदर गई और धीरे से कंबल हटाकर कहा, अम्मा उठ जाइए, खाना खा लीजिए।
अम्मा कुछ जवाब देती उससे पहले ही रमा जी ने फिर कहा, अम्मा उठिए, मैं तन्वी की माँ हूँ, आप ठीक हैं, उठिए खाना खा लीजिए। ये बोलकर रमा जी ने कंबल हटा दिया। फिर उनकी बाह पकड़कर जैसे ही उन्हें उठाकर बिठाया कि अम्मा का चेहरा देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ यही हाल बूढ़ी अम्मा का भी था। अम्मा कुछ बोलने की हुई लेकिन आवाज़ मुंह में रह गई और बोल नहीं सके। इधर रमा जी के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माँ जी, आप इस हालत में कैसे, क्या हुआ? घर में बाकी सब कैसे हैं, कहाँ हैं? रमा जी की बात सुनते ही अम्मा जी की आंखों से आंसू ढुलक लगे। वह फूट फूट कर रोने लगी। वह बूढ़ी अम्मा कोई और नहीं, रमा जी की सास कल्याणी जी थी। माँ जी, आप यूँ इस तरह कैसे? घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? कल्याणी जी जोरों से सिसकने लगी। क्या हुआ माँ जी, बताइए, आप क्यों रो रही हैं? बहू तुम्हारी बद्दुआ रंग लाई, सब तुम्हारी बद्दुआओं का फल है। तुम्हारे साथ जो हमने किया उसका फल भगवान ने मुझे जीते जी दे दिया। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? क्या हुआ, साफ साफ बताइए। क्या कहूँ बहू, और कितना कहूँ? सबने मुझे घर से निकाल फेंक दिया, कोई रखना ही नहीं चाहता। सही कहते हैं लोग, अपना किया धरा हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। जिस बेटे बहू के लिए सब कुछ किया, सही गलत कुछ नहीं सोचा, उसी ने मिलकर मेरा ये हाल कर दिया। बोलते बोलते अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। रमा जी ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, चुप हो जाइए माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इस तरह रोएंगी तो और बीमार पड़ जाएंगी। अम्मा चुप हो गईं, परंतु हिचकियाँ बंध गई थीं। वहीं रमा जी की आंखों के सामने पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, तस्वीर की भांति एक एक कर आंखों के सामने आने लगी। रमा जी की अभी अभी नई शादी हुई थी। उनके पति श्याम बाबू सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। 3 जेठानी देवरानी में ये सबसे छोटी बहू थी और गरीब परिवार से आई थी। बाकी इनकी दोनों जेठानी काफ़ी अमीर परिवार से थीं, तो सास इस बात के लिए हमेशा ताना देती थी कि पता नहीं किसी गरीब फकीर खानदान से आ गई है। रमा जी कभी अपनी सास की बातों को दिल पर नहीं लेती थी, तो दोनों जेठानी सास को शह देने लगती और तब तीनों मिलकर खूब रमा जी को खरी खोटी सुनाते। कभी तेज त्योहार में दोनों जेठानी के मायके से खूब सारा सामान आता तो वहीं शर्मा जी के मायके से थोड़ा बहुत आता, कभी नहीं भी आता तो इस बात के लिए भी उसे खूब सुनाया जाता। कितनी बार रमा जी विरोध करना चाहती पर पति मना कर देती कि माँ के सामने मत बोलो, और रमा जी मन महसूस कर रह जाती। उसे याद है जब पहली बेटी हुई तो सासू माँ ने कैसे मुंह बना लिया, पोते का इंतजार कर रही थी, पोती हो गई, अरे इसे तो मायके का लक्षण लग गया, इस पर तो माँ की परछाई पड़ गई। मेरे खानदान में तो सबको पहले बेटा ही होता है, यहाँ तक कि जानवर को भी, और इसे बेटी हो गई। तब रमा जी को खूब रोना आया, लेकिन फिर वह भी सहन कर लिया। परंतु जब दूसरी बेटी हुई तब तो मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। कल्याणी जी उनके खाने पीने में दिक्कत तो करती ही, ऊपर से बेटे को भड़काने लगी, इस बहू से पोता नहीं होगा, मुझे तुम दूसरी शादी कर लो। अब तो जेठानी भी ताना मारने लगी कि तुम्हें बेटा नहीं है, तुमने तो अपने पति को बेटियों के कर्ज तले दबा दिया है। रमा जी कभी अपने पति से ये सब बातें कहती तो हंसकर कहते, जिसे जो कहना है कहने दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो और क्या चाहिए। तब रमा जी खुश हो जाती और धीरज धर लेती। अब दोनों पति पत्नी सोच रहे थे कि अब बच्चा नहीं करेंगे, 2 बेटी ही काफ़ी हैं, लेकिन ससुराल वालों के साथ मायके वालों का भी दबाव पड़ा तो उन्होंने तीसरा बच्चा कर लिया, और भगवान को यही मंजूर था, तीसरी भी बेटी हो गई। तब तो सासू माँ ने बच्चा सहित उसे घर से निकाल मायके भेज दिया। तू कुल कचनी है, अभागी है, खाली बेटी जनेगी, तुम तो मेरे बेटे का वंश कैसे बढ़ेगा, खानदान कैसे बढ़ेगा, जा तू निकल जा। और अपने बेटे पर दूसरी शादी के लिए दबाव बना डालने लगी। तब भी बेटा मुस्कुरा कर रह जाता, क्या हो गया माँ, बेटा और बेटी में आजकल कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन माँ कहाँ समझती, उन्हें तो पोता चाहिए। रात दिन रट लगाए बैठी रहती। कहते हैं घर में रोज ही की कले एक दिन लग ही जाती है। वही हुआ, एक शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। रमा जी के पति काम से बाहर गए थे, घर लौटते समय बारिश की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। रमा जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। क्या करूं क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पति की सरकारी नौकरी थी तो अनुकंपा पर उन्हें शिक्षक की नौकरी मिल गई। परंतु ससुराल वाले चाहते थे कि ये नौकरी उनके दोनों जेठ में से किसी को मिले, पर रमा जी ने जिद करके कहा कि मुझे 3 बच्चे हैं तो अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करूंगी, इसलिए नौकरी मैं ही करूंगी, और जिद करके नौकरी कर ली। इस गुस्से में दोनों जेठ जेठानी ने सास को खूब चढ़ाया, उल्टा सीधा सिखाया और रमा जी को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। रमा जी रोती बिलखती रह गई, मैं 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, मायके में भी कोई आसरा नहीं है, मुझे कुछ नहीं तो रहने के लिए एक कमरा ही दे दीजिए। लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी, वह रोती बिलखती रह गई। उनके आस देखकर
भी कल्याणी जी का दिल नहीं पिघला। तब रमा जी ने कल्याणी जी के पैर पकड़ लिए। माँ जी, आप तो मेरी सास हैं, बच्चों की दादी हैं, कम से कम आप तो समझिए। मैं अकेली औरत 3 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी। मुझे बाकी संपत्ति में कोई हिस्सा मत दीजिए, कुछ नहीं चाहिए, बस रहने को एक छत दे दीजिए, मैं उसमें रह जाऊँगी, तीनों बच्चों का पालन कर लूँगी। तब सासू माँ लात से धक्का मारते हुए बोली, मेरे बेटों को तो खा गई, अब किस हक से यहाँ रहेगी। फिर तुम बेटियों की माँ हो तो तुम्हारा कैसा हिस्सा? कोई हिस्सा नहीं होगा। जहाँ मन होता है वहाँ जा। अगर नहीं संभाल सकती तो इतनी बेटी पैदा क्यों किया? जा कहीं फेंक दे, मार दे। जब कोई रखने को तैयार नहीं हुआ तो रमा जी तीनों बेटियों के साथ घर से निकल गईं। ज़मीन जायदाद और छत तो दूर, किसी ने एक समय का खाना बनाने के लिए अनाज तक नहीं दिया। तीनों बच्चों के साथ घर तो छोड़ दिया, पर अब आगे क्या? रमा जी को समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं, कहाँ जाऊं। बहुत परेशान हो गई। उन्हें परेशान देख उनके स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब रोती हुई उन्होंने सारी बातें बता दी। सुनकर उनका भी कलेजा पसीज गया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप कुछ दिनों तक स्कूल में ही रह जाइए, जब घर की व्यवस्था हो जाए तब आप यहाँ से चली जाइएगा। तब रमा जी तीनों बेटियों को लेकर उसी स्कूल में रहने लगी जिसमें वह पढ़ाती थी। इसी बीच छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई है और जब डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला उसके पैर में पोलियो हो गया है। काफ़ी इलाज कराया, आराम तो हुआ, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, जिस वजह से वह ठीक से चल नहीं पाती है। स्कूल में वह अच्छे से रहने लगी, लेकिन ये बात बाकी लोगों और शिक्षकों को पसंद नहीं आई। वह रमा जी और प्रधानाध्यापक को लेकर खिल्ली उड़ाने लगे, मजाक बनाने लगे। उस दिन समझ में आया, सिर्फ औरत ही औरत की दुश्मन नहीं होती, मर्द भी बड़े दुश्मन होते हैं। अपने चरित्र पर उंगली उठते देखा उन्होंने एक छोटी सी कोठरी किराए पर ली और उसमें रहने लगी। फिर धीरे धीरे उन्होंने घर का सामान जुटाया और ज़मीन लेकर घर बनाया। तीनों बेटियां काफ़ी होशियार, समझदार और पढ़ने में तेज तर्रार थीं। पढ़ाई पूरी होते ही रमा जी की दोनों बड़ी बेटियों की शादी बिना किसी दहेज के हो गई, लेकिन छोटी बेटी पोलियो की वजह से दिव्यांग थी, इसलिए अब रमा जी को बहुत चिंता होने लगी कि इसकी शादी कैसे होगी। तब तन्वी ने कहा, माँ, आप मेरी शादी की चिंता मत करो, मुझे पढ़ने दो, मुझे डॉक्टर बनना है, पहले पढ़ाई कर लूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँगी, फिर शादी बाद में देखेंगे। बेटी की बात सुनकर रमा जी बोली, मैं प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका हूँ, कहाँ से इतना पैसा लाऊंगी जो तुम्हें डॉक्टरी की पढ़ाई करा दूँ। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। वही हुआ। काफ़ी हद तक मदद बड़ी बेटियों और उनके दामाद ने की थी और बाकी मेडिकल कॉलेज में उसकी फ़ीस माफ़ हो गई। जो प्रोफेसर उसे पढ़ाते थे उन्होंने बिना फीस लिए ही तन्वी को पढ़ाया। रमा जी ने कई बार पूछा भी फीस के बारे में, तब वह प्रोफेसर कहते, तन्वी बिटिया को डॉक्टर बनने दीजिए, फिर सारी फीस उसी से ले लूँगा मैं। तन्वी ने भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई की और आज वह एक सफल डॉक्टर बन गई। इधर रमा जी भी पिछली बीती सब बातें भूलकर अपने बच्चों में घुल मिल गईं। अब वह ससुराल और सास की बातें याद नहीं करती। उन्हें वापस परिवार के लोगों ने कभी नहीं बुलाया और न ही रमा जी कभी गईं। लेकिन तन्वी ने जब कल से बूढ़ी अम्मा का नाम लिया, तभी से रमा जी का मन विचलित हो रहा था कि आखिर कौन है वह अम्मा। क्या अम्मा सच कह रही हैं? क्या दोनों बेटे बहू ने उन्हें सच में घर से निकाल दिया? ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी तब जब ये इतनी बुजुर्ग हो चुकी हैं। क्या सोच रही हो बहू? मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें? कल्याणी जी की बात सुनकर रमा जी वर्तमान में लौट आई। नहीं अम्मा, मैं सुन रही हूँ और विश्वास भी हो रहा है, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या बताऊं बहू, तुम्हारे घर से जाने के बाद कुछ दिन तक सब ठीक ठाक रहा, फिर दोनों भाई आपस में बंटवारा करने के लिए झगड़ा करने लगे। मैं जब उन दोनों को समझाने लगी तब वह दोनों मुझसे लड़ने लगे। अंत में मैंने सारी संपत्ति को दोनों में बराबर बंटवारा कर दिया। जब मैं अपने लिए हिस्सा रखने लगी तो दोनों ने कहा, आप हमारे साथ रहना, तो अलग हिस्सा लेने की क्या ज़रूरत है। मैं भी सहमत हो गई उनकी बातों से, पर बाद में दोनों बहुएं झगड़ा करने लगी कि मैं किसके साथ रहूं। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। माँ को तुम रखो तो तुम रखो। फिर 6-6 महीना करके दोनों मुझे रखने को तैयार हो गए। मैं जिसके साथ रहती वो मुझे से नौकरों की तरह व्यवहार करती, घर का सारा काम करवाती और खाना माफ़ कर देती। वह भी समय से नहीं। जब तक शरीर में ताकत थी तब तक सारा काम करती रही, पर जब समय से खाना न मिले तो आखिर शरीर कब तक चलेगा, कब तक साथ दे सकता है। तो मैं भी दिन पर दिन कमज़ोर और बीमार होती चली गई। फिर तो दोनों बेटा बहू में से कोई भी मुझे मुड़कर देखना तक नहीं चाहता था। खाना पीना और इलाज तो बहुत दूर की बात है। मुझे इस तरह देखकर जब कभी उन दोनों के बच्चे बोलते कि माँ दादी को खाना दे दो, तब दोनों बहुएं तुनक कर बोलती, पता नहीं बूढ़ी कब मरेगी। इतना ही नहीं, वह मुझे
रोज़ कोसने लगी, घर से निकल जाने को और कहीं भी दूध बनने को कहने लगी। मुझे देखते ही तो उनके माथे में त्योड़ियाँ पड़ जाती थीं। ये सब सुनकर जब नहीं बर्दाश्त हुआ तब मैं घर से निकलकर मंदिर में रहने लगी। किसी ने एक बार भी नहीं बुलाया, लेकिन हाँ, बहू को ये याद रहा कि मेरे हाथ में 4 सोने की चूड़ियाँ हैं। बस वही चूड़ियों के लिए उसने मुझे फिर से घर बुलाया और बोलकर कल्याणी जी फूट फूट कर रोने लगी। रमा जी ने उन्हें पकड़ लिया और आंसू पोंछने लगी। अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? और उस रात आप कहाँ जा रही थी? कल्याणी जी चुप हो गई। बताइए ना अम्मा, आप कहाँ जा रही थी उस रात इतनी तेज बारिश में? नदी में डूबने जा रही थी। सुनकर रमा जी को मानो चक्कर सा आ गया। वह परेशान सी हो गई। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ बहू। दोनों बहू ने सब कुछ छीन लिया। हाथ में बस सोने की 4 चूड़ियाँ थीं। उसी पर दोनों की नज़र थी कि कब मैं मर जाऊँ और सोने की चूड़ियाँ दोनों के हाथ लग जाएं। लेकिन जब मैंने नहीं दिया तो इसी गुस्से में पिछले 4 दिनों से दोनों ने मुझे कुछ खाना नहीं दिया। पानी पी पी कर मैं कब तक जीवित रहती? जब नहीं बर्दाश्त हुआ तब उस तेज बरसात में मैं घर से निकल गई। लेकिन देखो, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया और मेरी पोती को भेज दिया। उसने मुझे बचा लिया। बहू, मैंने जिस पोती को इतना दुख दिया, इतनी बद्दुआ दी, आज उसी पोती ने मेरी जान बचा ली। जिसके लिए इतना पाप किया, इतना सब किया, उसने तो पलट कर देखा तक नहीं कि मैं मर गई या जिंदा हूँ। बहू, तुम मुझे मत रखना, मुझे जाने दो। मैं अब ठीक हूँ। मैं कहीं काम करके अपना पेट पाल लूँगी, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी। क्यों माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्यों नहीं रहेंगी? क्या कमी है यहाँ पर और कहाँ जाएंगी अब? बात किसी कमी की नहीं है बहू, लेकिन किस मुँह से रहूँ? इसी मुँह से तुझे मैंने कितनी गालियाँ दी, कितना अपशब्द कहा, कितनी बददुआएं दी, इसलिए नहीं रह सकती। शर्म आ रही है मुझे। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है दादी। आप मेरी दादी हैं और आप यहाँ से कहीं नहीं जा रही हैं। ये मैं बोल रही हूँ, पीछे से आते हुए तन्वी ने कहा। दादी शब्द सुनते ही कल्याणी जी फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हें पता चल गया मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी दादी हूँ। हाँ दादी, मैंने सब बात सुन ली है। और हाँ, पहले जो कुछ भी हुआ मैंने नहीं देखा, लेकिन आज जो सामने मेरी दादी बैठी हैं वे बहुत अच्छी हैं और मुझे दादी की ज़रूरत है। मैं वर्षों से माँ के साथ रह रहकर बोर हो गई हूँ। मैंने कितनी बार माँ से पूछा मेरे दादा दादी कहाँ हैं, लेकिन माँ ने कभी कुछ नहीं बताया ही नहीं। अब जब आप यहाँ आ गई हैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। आप हमारे साथ यहीं रहेंगी, समझी? अगर नहीं समझेंगी, जिद करेंगी तो आप जानती हैं ना, मैं डॉक्टर हूँ, मोटे मोटे इंजेक्शन लगा दूंगी। सुनकर दादी हंसते हंसते रो पड़ी। पोती तन्वी की बात सुनकर कल्याणी जी रोते रोते हंस पड़ी और तन्वी को गले से लगाते हुए बोली, अरे मेरी बच्ची, माफ़ कर दे अपनी दादी को। मैं तो यहाँ तुम लोगों के साथ रहने के लायक नहीं हूँ, लेकिन तू बोल रही है तो मैं रहूँगी। लेकिन अब मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ नहीं है, पर हाँ, ये सोने की 4 चूड़ियाँ हैं, तुम रख लो बेटा, और जितना आशीर्वाद होगा मैं सब तेरे लिए करूँगी। दादी, एक बात कहूँ, आपकी दी हुई एक भी बद्दुआ हमें नहीं लगी, वह तो दुआ में बदल गई। देखो तो मैं कितनी खुश हूँ, और पता है आपको मैं कितनी बड़ी डॉक्टर हो गई हूँ। तो ये चूड़ियाँ अभी आप ही पहनिए, हमारे लिए आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। हाँ मेरी बच्ची, तू बहुत बड़ी डॉक्टर है और बड़ी बन जा, दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर बन जा। खूब नाम कमा, माँ बाप का खूब नाम रोशन कर। तुम्हें मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। सुनकर तन्वी दादी से लिपट गई और माँ को इशारा किया तो रमा जी भी पुरानी सारी बातें भूलकर सास के गले से लिपट गई। तभी पीछे से आवाज़ आई, और तन्वी बिटिया, मेरी फीस कहाँ है? याद है ना, मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम डॉक्टर बन जाओगी, कमाने लगोगी, तब तुमसे फीस ले लूँगा मैं। तो याद भी है कि भूल गई? सबने पीछे मुड़कर देखा तो वही प्रोफेसर साहब थे जिन्होंने तन्वी को बिना फीस लिए पढ़ाया था। रमा जी और तन्वी उठकर खड़ी हो गई और बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। सर, आप यहाँ आइए, बैठिए ना। मैं बैठूंगा ज़रूर, पर तुझे मेरी फ़ीस पहले दे दोगी कि नहीं, ये जवाब दो। जी सर, आपकी जो फीस बनती है वह मैं सब देने को तैयार हूँ। बताइए क्या फ़ीस है आपकी? रमा जी ने कहा, पक्का रमा जी, आपकी दया से बिटिया डॉक्टर बन गई है, अच्छा कमा रही है, क्यों नहीं देगी फीस? बताइए तो आपकी फ़ीस क्या है? मेरी फ़ीस ये है कि मैं चाहता हूँ तन्वी बिटिया मेरे घर की बहू बन जाए। मेरा बेटा एक डॉक्टर है, मैं उसके लिए आपसे तन्वी का हाथ मांगने आया हूँ। सुनकर तन्वी शर्माकर घर के अंदर चली गई। वहीं रमा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सर, मैं नहीं जानती कि आपका आभार किस तरह व्यक्त करूं। मेरी सारी चिंता दूर कर दी आपने। लेकिन क्या रमा जी, मेरी बिटिया दिव्यांग है क्या? आपका बेटा? रमा जी अभी अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही प्रोफेसर साहब ने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे और मेरे बेटे दोनों को तन्वी बहुत पसंद है और हमें तन्वी बिटिया के
दिव्यांग होने से कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपकी हाँ हो तो हम पंडित जी से मिलकर जल्दी ही सगाई और शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा देते हैं। रमा जी ने भी हंसते हुए कहा, जी सर बिल्कुल, और शुभ काम में देरी कैसी। रमा जी, अब आप मुझे प्रोफेसर साहब नहीं समझी जी, बोलिए। सुनकर सब हंसने लगे। तभी तन्वी अंदर से चाय नाश्ता लेकर आई। उसने सबके पैर छुए, दादी का भी आशीर्वाद लिया। अगले ही दिन पंडित जी आए, सगाई और शादी के शुभ मुहूर्त निकाल दिया। 1 महीने के ही बाद शुभ मुहूर्त निकला। बड़े ही धूमधाम से तन्वी का विवाह हुआ। वह ससुराल चली गई, लेकिन जाते जाते उसने डॉक्टर पति से कहा कि मेरी माँ का हम बहनों के अलावा कोई नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि अपने ससुराल और सास ससुर के साथ माँ का भी ख्याल रखूँ, और अब तो बूढ़ी दादी भी हैं तो उनकी भी देखभाल करनी होगी। पति ने हंसते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, हमारी माँ और हमारी दादी। एक बात और, तुम अकेले नहीं, हम मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। सुनकर तन्वी खुशी से पति के गले लग गई। आई होप आज की कहानी जो है वो आप सबको पसंद आई हो।